हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। इस चैनल पर हम उड़ान प्रीलिम्स वाला स्टैटिक मैगज़ीन को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने हिस्ट्री लिया है। सबसे पहले हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, और ज़्यादातर हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। प्री में हो, मेंस में हो, ऑप्शनल भी बहुत से बच्चे हिस्ट्री रखते हैं, तो उस नज़रिए से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हम प्राचीन भारत कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक करा दिए हैं। पहला मैंने आपको कराया था प्रारंभिक इतिहास, जिसमें हमने जाना था प्राक ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण काल, नवीन पाषाण या नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग के बारे में। सेकंड हमने टॉपिक किया था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, महत्वपूर्ण स्थल और विशेषताएं, पुरातात्विक विकास, राजनीतिक विशेषताएं, नगर योजना और संरचनाएं, धार्मिक परंपराएं, हड़प्पा लिपि, सामाजिक विशेषताएं, कला और शिल्प। ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से जाना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से किए होंगे, और इन पे जो मैंने वीडियो बनाए थे आप लोगों ने वो वीडियो भी पूरे देखे होंगे। आज हम थर्ड टॉपिक लेंगे वैदिक काल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो टॉपिक हम आज ले रहे हैं। यहाँ से आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, कभी कभी 2-3 आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको बता रही हूँ 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं ये। इसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये उड़ान मैगज़ीन से लिया गया है और आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ये पूरी मैगज़ीन जब फिनिश हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोगों को हिस्ट्री के PYQ और साथ में जितने भी हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे इकट्ठे बना के मैं आप लोगों को पूरे टेस्ट कराऊंगी, ताकि आप लोग उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि इस मैगज़ीन का कितना महत्व है। वैदिक काल, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारत के इतिहास में वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व, कांस्य युग के अंत और प्रारंभिक लौह युग के बीच माना जाता है। यह अवधि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और दूसरे शहरीकरण यानी कि महाजनपद काल के बीच की है, जो लगभग 600 ईसा पूर्व मध्य गंगा के मैदान में शुरू हुई थी। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। कृषि अधिशेष, शिल्प और व्यापार की वृद्धि तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण गंगा के मैदानी भागों में शहरों का उदय हुआ। हड़प्पा सभ्यता में प्रथम शहरीकरण के पश्चात इसे भारतीय इतिहास में दूसरा शहरीकरण माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करके पढ़िएगा। जब आप इसको पूरा देखेंगे वीडियो को, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और पता चलेगा कि कौन से पॉइंट आप लोगों को अंडरलाइन करके पढ़ने हैं। इसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, जो इस दौरान रचित पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। वैदिक ग्रंथों के रचनाकारों ने स्वयं को आर्य बताया। इस युग को प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। वैदिक युग के अध्ययन के स्रोत देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ आप लोगों को श्रेणी दी गई है, दूसरी तरफ स्रोत और तीसरी तरफ इसका विवरण बताया गया है। वैदिक ग्रंथ जानने के जो स्रोत हैं, प्रारंभिक वैदिक काल ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। विवरण है इसका, आर्य संस्कृति और समाज के
मूलभूत ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ, जैन अवेस्ता, भारतीय ईरानी भाषियों की भूमियों और देवताओं का उल्लेख, वेदों के साथ भाषाई समानताएं विद्यमान, ग्रीक ग्रंथ, इलियड और ओडिसी, इसका विवरण है अप्रत्यक्ष प्रभाव और भारत यूरोपीय संबंधों का संदर्भ, शिलालेख, इसके स्रोत है कासाइट शिलालेख, मितानी शिलालेख, विवरण है आर्यों के पश्चिम की ओर प्रवास का प्रमाण, इराक सीरिया क्षेत्रों में वैदिक देवताओं का उल्लेख, पुरातात्विक स्रोत, इनकी जानकारी जो स्रोत है वो है एंड्रोनोवो संस्कृति, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में खुदाई करने पर मिले हैं। इनका विवरण है सिंधु और घग्गर नदियों के साथ बस्तियों का प्रमाण। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडो आर्यन, इनके बारे में जानते हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पर इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इंडो आर्यन एक भाषाई शब्द है जो इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार की इंडो ईरानी शाखा के एक उपसमूह के वक्ताओं को संदर्भित करता है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिएगा। आर्य, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ और पूज्य होता है। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए किया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान के विषय में अक्सर बहस होती रहती है या बहस होती रही है। इस पर अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको विवरण और साक्ष्य बताए जा रहे हैं। यूरोप से प्रवासन यानी कि विलियम जॉन्स मॉर्गन, इसका विवरण है अर्ध खानाबदोश आर्य पूर्वी यूरोप से, विशेष रूप से काला सागर के उत्तर के क्षेत्रों से भारत में आए। ग्रीक, लैटिन, जर्मन और संस्कृत जैसी इंडो यूरोपीय भाषाओं के बीच भाषाई समानताएं, जैसे मेसोपोटामिया के सूर्य और मरुत शिलालेख वैदिक सूर्य और मरुत के समक्ष है। मध्य एशियाई सिद्धांत, इसमें विवरण और साक्ष्य है अवेस्ता यानी कि एक ईरानी ग्रंथ और वेद के बीच भाषाई समानताएं। दोनों ग्रंथ न केवल शब्द समानताएं बल्कि साझा अवधारणाएं भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे अहुरा यानी कि असुर, हाओमा यानी कि सोम आदि शब्दों में हा और सा का विनिमय उपयोग है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र सिद्धांत यानी कि बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर स्रोत है तिलक ने तर्क दिया है कि पूर्व हिमनद काल के दौरान उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल घर था, जिसे उन्होंने जलवायु परिवर्तन के कारण छोड़ दिया। वेदों में 6 महीने लंबे दिन और रात का उल्लेख मिलता है, जो आर्कटिक क्षेत्र के लिए एक अनोखी घटना है। तिब्बत सिद्धांत, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। अत्यधिक ठंड के कारण तिब्बत में सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती थी और ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति और जीव तिब्बत में पाए जाते थे। भारतीय सिद्धांत, ये डॉक्टर संपूर्णानंद और AC दास द्वारा है। यहाँ पे विवरण है वेदों के साहित्यिक साक्ष्य, विशेष रूप से ऋग्वेद सप्त सिंधु को उनकी प्राथमिक मातृभूमि के रूप में महत्व देते हैं। भाषाई दृष्टिकोण से संस्कृत अपने मूल इंडो यूरोपीय शब्दों की विशाल श्रृंखला के साथ अन्य यूरोपीय भाषाओं की तुलना में
पैतृक आर्य भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध का परिचय देती है। वैदिक ग्रंथों में वर्णित अनुष्ठान भारत में निहित प्रथाओं को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इनको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। इस युग के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, इसको आप नोट करिएगा। यहाँ पे भौगोलिक विस्तार जानते हैं। आर्य मुख्य रूप से सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थे, जिसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा गया है। 7 नदियां कौन कौन सी हैं? 7 नदियों में है झेलम यानी कि वितस्ता, व्यास, विपाशा, चिनाब, अस्किनी, रावी, पुरुषणी, सतलुज, शुतुद्री, सरस्वती, घग्गर या हाकरा और सिंधु हैं। ये जितने भी इनके ब्रैकेट में नाम दिए गए हैं आप इनको भी अंडरलाइन करिएगा। कभी कभी झेलम ना दे के वितस्ता पूछा जा सकता है, चिनाब ना दे के अस्किनी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर ये अंडरलाइन करना होगा। उनके क्षेत्र में अफगानिस्तान, पंजाब और हरियाणा के वर्तमान हिस्से शामिल थे। ऋग्वेद में सिंधु सबसे अधिक उल्लेखित नदी है और सरस्वती सबसे अधिक पूजनीय यानी कि पवित्र नदी है। ठीक है, नोट करेंगे आप इसको। सरस्वती घाटी को ब्रह्मावर्त, हिमालय को हिमवत और हिंदू कुश को मुंजवत कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं राजनीतिक संरचना। भरत, मत्स्य, यदु और पुरु उस समय के आदिवासी साम्राज्य थे। आदिवासी मुखिया या राजन अपनी जनजाति तथा मवेशियों का रक्षक होता था। वह युद्धों का नेतृत्व करता था और जनजाति की ओर से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। आदिवासी मुखिया को गोपती या गोपा यानी कि गायों का रक्षक भी कहा जाता था और रानी को महिषी कहा जाता था। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के पॉइंट में ही जो यूपीएससी है वो कंफ्यूजन बनाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। राजा का पद वंशानुगत प्रतीत होता था, लेकिन आदिवासी सभा यानी कि समिति द्वारा चुनाव के कुछ साक्ष्य मौजूद थे। सभा, समिति, विदत और गण जैसी जनजातीय सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। महिलाएं सभा और विदत में भाग ले सकती थी। ये पॉइंट नोट करने के लिए है तो आप इसको नोट करेंगे जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। सभा बड़ों या कुलीनों की सभा होती थी। विदत जनजाति की सभा और समिति आम या साधारण लोगों की सभा जो है वो समिति कहलाती थी। संभवतः एक कबीला संगठन ही गण कहलाता था। नेक्स्ट है प्रशासनिक संरचना। औपचारिक न्यायिक प्रणाली अनुपस्थित थी और न्याय प्रशासन के लिए कोई विशिष्ट अधिकारी नहीं था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, विशिष्ट अधिकारी नहीं था। चोरी, विशेषकर गायों की और सेंधमारी को रोकने के लिए जासूसों की सहायता ली जाती थी। आधिकारिक उपाधियां सीधे तौर पर क्षेत्रीय प्रशासन का संकेत नहीं देती थी, लेकिन क्षेत्रीय रूप से कुछ कर्तव्य तय किए गए थे। उस समय की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां निम्नलिखित थीं, उनको जानते हैं। पहला है पुरोहित। आदिवासी प्रमुखों को प्रेरित करते थे। गायों और दासों के रूप में उनको मिलने वाले पुरस्कार के बदले में पुरोहित आदिवासियों के कार्यों की प्रशंसा करते थे। सेकंड है सेनानी। ये शस्त्र विद्या में कुशल थे तथा सेना के प्रमुख थे। थर्ड है व्रजपति।
चरागाह के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रभारी यानी कि अधिकारी। इसके अलावा वे युद्ध में कुलप यानी कि परिवारों के मुखिया या ग्रामीणों लड़ने वाली इकाइयों के नेता का नेतृत्व भी करते थे। आप तीनों पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा, नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ ग्रामीण और वज्रपति की भूमिकाएं पर्यायवाची बन गई। नेक्स्ट है सैन्य संरचना और संघर्ष। इन पॉइंट वाइज इनको इसलिए बता रही हूँ मैं, इनको नोट करना है आप लोगों ने, क्योंकि कभी मेंस में पूछा जाए तो आप अगर यहाँ पे 4 पॉइंट बताए गए हैं आप याद करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, और क्वेश्चन में अगर कभी क्वेश्चन ये मेंस में अगर आपको आ जाता है तो वहाँ पे स्पीड से लिखना होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं और 3 आवर्स का ही टाइम होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अगर आप 4 पॉइंट यहाँ पे अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप वहाँ पर 3 तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छे से नोट करना है। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था और युद्ध के दौरान एकत्रित आदिवासी इकाइयों पर निर्भर रहता था। सैन्य कार्य व्रत, गण, ग्राम और सारधा नामक जनजातीय समूहों द्वारा किए जाते थे। आर्य पूर्व आर्यों के साथ संघर्ष और आंतरिक जनजातीय विवादों में लगे हुए थे। परिणाम स्वरूप आर्य 5 जनजातियों या पंचजन में विभाजित हो गए। इसको आप नोट करेंगे, अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। भरत और त्रित्सु वशिष्ठ ऋषि द्वारा समर्थित प्रमुख आर्य कुल थे। नोट करने लायक है ये पॉइंट, ठीक है। आप अगर याद रह जाएगा तो आप आंसर राइटिंग में वहां पर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सुदास के नेतृत्व में भरत ने दास राग यानी कि 10 राजन, युद्ध में 10 शासकों या अर्थात आर्य और गैर आर्यन नेताओं का मिश्रण, उनको कहेंगे युद्ध में 10 शासकों, इनको प्लस करके, ठीक है, के संघ को परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर हराया। भरत और पुरु मिलकर कुरु बन गए। पांडव और कौरव दोनों कुरु वंश के थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। बाद में कुरु ने पांचालों के साथ गठबंधन किया और ऊपरी गंगा घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करके पढ़िएगा। आर्यों द्वारा विजित किए गए दास और दासियों के साथ दासों और शूद्रों जैसा व्यवहार किया जाता था। दास प्रारंभिक आर्यों की एक शाखा प्रतीत होते थे, यानी कि प्राचीन ईरानी ग्रंथों में उल्लिखित है ये, ठीक है, जबकि दासियों संभवतः देशज मूल निवासी थे। आर्य प्रमुख सुदास ने उन पर अधिकार कर लिया। आर्य प्रमुखों का दासों के प्रति नरम रुख था, लेकिन दासियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख था। दासियों संभवतः लिंग की पूजा करते थे और मवेशी नहीं रखते थे। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सेंटेंस ऐसे ऐसे ही जो है यूपीएससी उठाता है कंफ्यूज करने के लिए। इंडो आर्यों ने पश्चिम एशिया और भारत में घोड़ों द्वारा संचालित रथों की शुरुआत की तथा बेहतर हथियारों और कवच का प्रयोग किया। कवच को वर्मन भी कहा जाता था। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, जिस तरीके के बॉक्स बन के आए हुए हैं, तो इनको आपने अच्छे से नोट समझ के इनको नोट करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में 2017 में आपका पूछा गया है। ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष का नाम भरत जनजाति के नाम पर रखा गया है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया। सामाजिक विशेषताएं जानते हैं यहाँ पर। प्रारंभ में समाज को वर्ण या रंग के आधार पर विभेदित किया गया था। आर्य यानी कि गोरी त्वचा वाले और गैर आर्य यानी कि गहरा रंग और एक अलग भाषा बोलने वाले। गैर आर्यों यानी कि दासियों में अव्रता, ईश्वरीय नियमों का पालन ना करने वाले और अकृतु यानी कि यज्ञ ना करने वाले
शामिल थे। इनको आप याद करेंगे अच्छे से। समाज समतावादी और जातीय भेदभाव से मुक्त था। व्यवसाय जन्म से निर्धारित नहीं होते थे। सख्त सामाजिक पदानुक्रम का अभाव था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक युग के अंत में प्रचलन में आई, क्योंकि इसका उल्लेख केवल पुरुष सूक्त यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसी समय समाज में असमानता विकसित होने लगी। आदिवासी प्रमुखों और पुजारियों को लूट का बड़ा हिस्सा मिलने लगा, जिससे समाज 3 समूहों में विभाजित हो गया। योद्धा, पुजारी और आमजन, ईरान की तर्ज पर। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे पॉइंट को। ऋग्वैदिक लोग गुलामी से परिचित थे। वहाँ मुख्य रूप से महिला दासों का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता था, ना कि कृषि कार्य के लिए। ठीक है, उपहार के रूप में भूमि का साक्ष्य अनुपस्थित है तथा अनाज का साक्ष्य भी दुर्लभ है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक संरचना, इसको जानते हैं। सामाजिक संरचना बंधुत्व पर आधारित थी, यानी जो समाज था वो संरचना बंधुत्व पर आधारित था। समाज की प्राथमिक इकाई कुल यानी कि माता, पिता, पुत्र, दास और अन्य थी, जिसका नेतृत्व कुलप करता था। समाज की मूल इकाई परिवार या गृह था, जिसका मुखिया गृहपति होता था। यह संभवतः संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार था। इसको नोट करेंगे आप, यानी कि ये पितृसत्तात्मक परिवार था। कई परिवारों ने एक विश या कबीला बनाया। एकाधिक विश ने एक जन का गठन किया, जो सबसे बड़ी सामाजिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। जन और विश शब्द ऋग्वेद में आते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक ग्रंथ में जनपद का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी अच्छे से समझेंगे आप, नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहीं से डाइवर्ट करके जो है सेंटेंस दे दिया जाता है। विश को लड़ाई के लिए ग्राम या छोटी जनजातीय इकाइयों में विभाजित किया गया था। जब ग्राम आपस में झगड़ते थे तो यह संग्राम या युद्ध का कारण बनता था। विवाह मुख्यतः, यहाँ पे विवाह के बारे में जानेंगे, एक पत्नी प्रथा पर आधारित था, लेकिन बहु विवाह और बहुपति प्रथा भी देखने को मिलती थी। ऋग्वेद में बेटियों के लिए कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई है, हालांकि बच्चों और मवेशियों की इच्छा ऋचा में बार बार दोहराई गई है। इन दोनों पॉइंट को आप अंडरलाइन जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति। अब जानेंगे कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी यहाँ पर। यद्यपि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी महिलाओं को उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास जैसे उपनयन, अलंकरण, समारोह, जीवन का साथी चुनने में जो उनका चयन होता था, यानी कि जीवन साथी का चयन, विधवा, पुनर्विवाह, शिक्षा आदि के लिए पुरुषों के समान अवसर दिए जाने के अधिकारों का उल्लेख भी मिलता है, यानी कि उनको लाइफ पार्टनर चुनने का भी उनको अवसर मिलता था। ठीक है, उस समय की उल्लेखनीय महिला, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको आप अंडरलाइन करेंगे। विदुषी, अपाला, विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा थी। यहाँ पे आप महिलाओं के नाम अच्छे से नोट करेंगे। बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा जैसी बुराइयां अनुपस्थित थीं और विवाह योग्य आयु 16 से 17 वर्ष प्रतीत होती थी। देखिए उस समय भी उन्होंने एज मेंशन किया है यहाँ पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था जानते हैं। समाज मुख्य रूप से ग्रामीण था, जिसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। संपत्ति का अनुमान गायों की संख्या से लगाया जाता था, यानी कि इसकी संपत्ति देखने से पहले गायों की संख्या जानी जाती थी, तभी अनुमान लगाया जाता था उसकी संपत्ति का। यद्यपि व्यापार और वाणिज्य
सीमित थे, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें गायें एक प्रमुख विनिमय वस्तु थी। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे यहाँ पर। निजी संपत्ति की अवधारणा के रूप में भूमि स्वामित्व अस्तित्व में नहीं था। कुलों ने सामूहिक रूप से संसाधनों को साझा किया। राजन, पुरोहित और कारीगर सहित सभी व्यक्ति कबीले का हिस्सा थे। यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करेंगे। जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कभी अगर आपसे अर्थव्यवस्था के बारे में जानना चाहा तो वहाँ पे आप इस तरह ये सारे पॉइंट वहाँ पर आप लिख सकते हैं। आग बुझाने की तकनीक और लकड़ी के हल यानी कि लंगला और सुरा का उपयोग करके आदिम कृषि प्रचलन में थी। सीता शब्द का अर्थ जुताई द्वारा बनाई गई नाली था। वे जो यानी कि यव और गेहूं यानी कि गोधूम की खेती करते थे। यहाँ पे जो शब्द जो है यव के उसमें यूज हुआ है और गेहूं गोधूम के उसमें, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट करना है। सिंचाई के लिए पानी संभवतः चरखी का उपयोग करके मवेशियों द्वारा संचालित जल लिफ्टों या रहटों द्वारा कुओं से खींचा जाता था। बढ़ईगिरी, बुनाई और रथ निर्माण जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे शिल्पकार रथ दौड़ की लोकप्रियता के कारण विशेष प्रतिष्ठा रखते थे। सीरी या सूत का उल्लेख जो कताई का संकेत देता है। ऋग्वैदिक ग्रंथों में महिलाओं और बढ़इयों यानी कि तक्षण द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है कराधान और विनिमय, उसको जानते हैं। अर्थव्यवस्था लोगों यानी कि विश्व और युद्ध में प्राप्त धन के स्वैच्छिक या अनिवार्य योगदान यानी कि बाली पर निर्भर थी। सामाजिक आदान प्रदान में उपहार, पुनर्वितरण, शिष्टाचार को बढ़ावा, आतिथ्य प्रदान करना और सैन्य सहायता प्रदान करना शामिल था। लौह प्रौद्योगिकी अनुपस्थित थी तथा धातुकर्म संबंधी गतिविधियां सीमित थीं। अयस नामक धातु यानी कि तांबा या कांस्य ज्ञात था उनको, ठीक है। करमारा लोहार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सोने के लिए सबसे पुराने संस्कृत शब्द हिरण्य का उल्लेख किया गया है। ये 2017 में भी आपसे यूपीएससी में पूछा गया है, तो आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से समझने हैं, याद रखने हैं, आपको पढ़ना है इनको। नेक्स्ट है धार्मिक विशेषताएं। ऋग्वैदिक आर्य मुख्य रूप से यज्ञों के माध्यम से पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और वज्र जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। ये 2012 में आपसे पूछा गया है यूपीएससी में। एक विशिष्ट विशेषता हेनोथिज्म या कैथोनोथिज्म थी, जहां प्रत्येक स्रोत ने एक विशिष्ट देवता को अस्थायी रूप से सर्वोच्च दर्जा दिया था। अग्निपंथ का विशिष्ट पहलू इंडो आर्यन और इंडो ईरानी दोनों से संबंधित था। जादू का प्रचलन नहीं था, यहाँ पे नोट करना है आपने। ये अघन्या यानी कि हत्या ना की जाने वाली समझी जाने वाली गायों को छोड़कर मांस का सेवन और पशुओं की बलि का उल्लेख जो है यहाँ पर पाया गया है। इस युग में विभिन्न देवताओं और अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं को उनके धार्मिक अनुष्ठानों में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण देवता, उनके बारे में जानेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको देवता दिए गए हैं और एक दूसरी तरफ आपको उनके विशिष्ट गुण बताए गए हैं। इंद्रदेव जी के गुण हैं आर्यों के सबसे महान देवता, इनके नाम पर 250 सूक्त समर्पित है। पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला, और उर्वरजीत यानी कि उपजाऊ क्षेत्रों का विजेता, माघवन यानी कि प्रचुर, और व्रतरहन यानी कि व्रत को नष्ट करने वाला, अराजकता फैलाने वाला के नाम से जाना जाता है। आपको ये सारे
चीज़ों को नोट करना है, पूछा जा सकता है आपसे, कभी प्रचुर पूछा जा सकता है या कभी माघवन पूछा जा सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका अग्नि, इनके गुण हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, अग्नि के देवता 200 सूक्त इनको समर्पित हैं। देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वरुण, इनके गुण है तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता, जल के देवता, ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी कि ऋतु को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है सोम, पौधों के देवता, सोम को ऐसे देवता के रूप में भी देखा जाता है जो कवियों को श्लोक अथवा स्तोत्र लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऋग्वेद का संपूर्ण 11वां मंडल उन्हीं को समर्पित है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अन्य उल्लेखित देवता, रुद्र यानी कि संहार के देवता, बाद में शिव के रूप में, यम मृत्यु के देवता, पूषण शूद्रों तथा मवेशियों के देवता, सूर्य यानी कि धोष के पुत्र, विष्णु परोपकारी और सौम्य देवता, मरुत तूफान के देवता, अश्विनी कुमार युद्ध और उर्वरता के जुड़वा देवता। ठीक है, उल्लेखित देवियां हैं यहाँ पर। सावित्री प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अदिति अनंत काल की देवी, देवताओं की माता, उषा भौर की देवी, आपको ये भी यहाँ पे अंडरलाइन करने हैं। अर्ध देवता गंधर्व दिव्य संगीतकार, विश्वदेव मध्यवर्ती देवता, अप्सराएं आर्यमन संधि और विवाह के संरक्षक। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। इस युग का इतिहास मुख्यतः ऋग्वैदिक युग के बाद संकलित वैदिक ग्रंथों से लिया गया है। इस युग में समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। उत्तर वैदिक संस्कृति को लौह युग की चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। कुरु, पंचाल, वशस और उशीनर इस काल की जनजातियां हैं। भौगोलिक विस्तार जानते हैं। आर्य इस चरण में पूर्वी क्षेत्रों यानी कि बंगाल तक की ओर चले गए। मुख्य क्षेत्र कुरु पांचाल क्षेत्र, भारत गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी था। कुरु पंचाल एक प्रमुख जातीय समूह बनकर गए और हस्तिनापुर उनकी राजधानी बन गई। पूर्व के सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य मगध, अंग और वंगा थे। कुरु भरत और पुरु के कुल मिलकर कुरु बने। सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच रहते थे और बाद में दोआब यानी कि कुरुक्षेत्र के ऊपरी हिस्से पर कब्जा करने चले गए। सरस्वती और धृष्टवती नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। बाद के वैदिक ग्रंथों में भारत के 3 प्रभागों का उल्लेख है। आर्यवर्त यानी कि उत्तरी भारत, मध्यवर्त मध्य भारत और दक्षिणापथ यानी कि दक्षिणी भारत। पश्चिमी गंगा घाटी को आर्यव्रत कहा जाता था। यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे आप इसको। नेक्स्ट है राजनीतिक संरचना। ऋग्वैदिक जनजातीय सभाएं बढ़ती शाही शक्ति के साथ साथ उनका महत्व कम हो गया। विदत पूरी तरह से विलुप्त हो गए। जन यानी कि परिजन आधारित विकसित होकर जनपद यानी कि क्षेत्र आधारित बन गए। क्षेत्र को संदर्भित करने वाला जनपद शब्द 800 ईसा पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है। नगर शब्द बाद के वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। हालांकि बड़े शहर वैदिक काल के अंत में अस्तित्व में आए। हस्तिनापुर और कौशांबी के स्थलों को
प्रोटो अर्बन यानी कि शहरी जैसी बस्ती माना जाता है। इसको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। राजा का अधिकार और अधिक स्पष्ट हो गया। राजाओं ने कई प्रकार की उपाधियां धारण की, जैसे राज विश्वजानन, अहिल भुवनपति यानी कि पृथ्वी के स्वामी, एकराट और सम्राट यानी कि एकमात्र शासक। वंशानुगत राजत्व उभर रहा था, लेकिन राजा के चुनाव के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में दिखाई दिए। राष्ट्र जो क्षेत्र को दर्शाता है और राज्य जो संप्रभु शक्ति को दर्शाता है। जैसे शब्दों का विकास हुआ, राजा को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुजारी, सेनापति और मुख्य रानी जैसे प्रमुख पदाधिकारियों से सहायता प्राप्त होती थी। स्थानीय मामलों को प्रमुख कबीले प्रमुखों के नियंत्रण में ग्राम सभाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सेना, राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी और युद्ध के समय जनजातीय इकाइयां लामबद्ध होती थी। नोट करेंगे सारे पॉइंट आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था, युद्ध अब गायों के लिए नहीं बल्कि क्षेत्रों के लिए लड़े जाने लगे, क्योंकि समाज कृषि प्रधान हो गया। मुखिया जनजातीय किसानों की सहायता से आगे बढ़े और उन पुजारियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से अपना अधिकार बनाए रखने में उनकी मदद की। इन अनुष्ठानों ने पूरे राज्य से लोगों को आमंत्रित करके राजनीति के क्षेत्रीय पहलुओं को मजबूत किया। आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं, कभी आपसे पूछा जा सकता है। उनकी अर्थव्यवस्था पूछी जा सकती है, उनकी सामाजिक व्यवस्था पूछी जा सकती है, आपसे राजनीतिक व्यवस्था पूछी जा सकती है। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं, कभी कुछ भी पूछा जा सकता है, ताकि आप आंसर राइटिंग करते समय आप सारे पॉइंट रख लेते हैं। 7 है या 8 पॉइंट है, अगर आप याद कर लेते हैं 8 पॉइंट में से आपको 6 तो वहाँ पे याद रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट करने हैं ये। अश्वमेध, यह राजा द्वारा अपनी शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो है वो शासक की शक्ति और सार्वभौमिकता को जनता के सामने प्रदर्शित करता था। यज्ञ के एक भाग के रूप में राजा द्वारा रथ दौड़ आयोजित की जाती थी, जिसमें राजा की जीत को प्रतीकात्मक रूप से देवताओं की कृपा का संकेत माना जाता था। और राजसूय, राजा के राज्याभिषेक और सार्वभौमिक शक्ति को मान्यता देने के लिए किया जाता था। यहाँ पे आपको ये तीनों ही नोट करने हैं अच्छे से। संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए श्रोत यज्ञ यानी कि श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग किए जाते थे। राज्य स्तरीय राजनीतिक संगठन का विकास 500 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में आया और इस प्रकार बाद का वैदिक समाज संक्रमणकालीन समाज था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। अब आती है यहाँ पर सामाजिक संरचना। वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण अधिक सुदृढ़ हो गया। इसने लोगों को 4 मुख्य वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में वर्गीकृत किया। शिक्षण को ब्राह्मणों के व्यवसाय के रूप में देखा जाता था। ब्राह्मणों की पत्नियों और गायों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। स्पेशली देख लो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको नोट करना है यहाँ पर। राजनीय का तात्पर्य क्षत्रियों से है और वे योद्धा और शासक थे जिन्हें कर के रूप में बलि प्राप्त होती थी। वर्ण व्यवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। ब्राह्मण और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई। पंचवेश ब्राह्मण में क्षत्रिय को ब्राह्मण से ऊपर रखा गया, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण को क्षत्रिय से ऊपर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। राजा ने तीनों वर्णों पर अपना अधिकार जताया। ऐत्रेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को समर्थन चाहने वाले के रूप में संदर्भित किया गया है।
और उसे राजा द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता था। यहाँ पे नोट करेंगे ये पॉइंट भी। बलि अनुष्ठानों पर अधिक जोर दिया गया, जिससे ब्राह्मणों का प्रभाव और शक्ति बढ़ी। यहाँ पे एक नोट होगा ये। क्षत्रियों ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसे विनियमित 4 चरणों वाले जीवन में प्रवेश करने के लिए उनके विशेषाधिकारी को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। जीवन के विभिन्न चरणों को संदर्भित करने वाली आश्रम अवधारणा इस समय सुव्यवस्थित नहीं थी, याद रखेंगे आप। हालांकि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है, लेकिन संन्यास का विकास नहीं हो पाया था। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे आप, क्योंकि यहीं से डाइवर्ट होके एक सेंटेंस बन जाता है जो आपको एग्जाम में आ भी सकता है। द्विज यानी कि 2 बार जन्मे की अवधारणा इस अवधि के दौरान विकसित हुई। उपनयन यानी कि पवित्र धागा हिंदुओं के 16 संस्कार में शामिल था। इस समारोह में शिक्षा की दीक्षा को चिन्हित किया गया। चौथे वर्ण को इस विशेषाधिकार से वंचित रखा गया। शूद्र गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करेंगे इस पॉइंट को। कुछ शिल्प समूह उच्च दर्जा प्राप्त करने में कामयाब रहे। रथ बनाने वाले रथकारों को पवित्र धागा पहनने का अधिकार था। वैश्य का तात्पर्य आम लोगों से था। वे कृषि, पशुपालन और कारीगरों से संबंधित थे। बाद में वे व्यापारी बन गए। वैश्य राजाओं को कर देते थे। कुछ सामाजिक समूहों को शूद्रों से भी नीचे का दर्जा दिया गया था। नोट करेंगे आप ये सारे पॉइंट। नोट है, चांडाल पंचमों यानी कि 5वें वर्ण के भीतर एक समूह थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था और उन्हें अछूत माना जाता था। सामाजिक संरचना मुख्य रूप से ग्रामीण थी, लेकिन अंतिम काल में शहरीकरण के निशान दिखाई देने लगे। शहर यानी कि नगर का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद जैसे ग्रंथों में संकेत मिलते हैं, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है पारिवारिक संरचना। परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई था। परिवार पितृवंशीय वंश परंपरा के साथ पितृसत्तात्मक प्रकृति का था। परिवार के भीतर संबंध पदानुक्रमित थे। बहुविवाह यानी कि कई पत्नियां रखने का प्रचलन था। घर परिवार अधिक संरचित हो गए, अर्थात अधिक संगठित हो गए। परिवार के कल्याण के लिए कई घरेलू अनुष्ठानों का विकास किया गया। विवाहित पुरुष को उसकी पत्नी के साथ यजमान कहा जाता था। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। संयुक्त परिवार में 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतरजीखेड़ा और अहिच्छत्र स्थलों में परिवार की बड़ी इकाई से सामुदायिक भोजन की व्यवस्था का पता चलता है। पॉइंट को नोट करेंगे। गोत्र का विचार उत्तर वैदिक काल में उभरा। गोत्र का शाब्दिक अर्थ गाय का बाड़ा होता है और यह एक सामान्य पूर्वज के लोगों के समूह को संदर्भित करता है। एक ही गोत्र के व्यक्ति भाई बहन माने जाते थे और आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। कई एक रेखीय वंश समूह समान पूर्वजों के साथ मौजूद थे। कई संबंधित कुलों से जनजाति का गठन हुआ। एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच विवाह निषिद्ध था। चंद्रयान एक ही गोत्र की महिलाओं से विवाह करने वाले पुरुषों के लिए एक तपस्या होती थी। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट नोट करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति, उसको जानते हैं। ऋग्वैदिक युग की तुलना में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी गई। अब उन्हें सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हालांकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं ने अनुष्ठानों में भाग लिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्हें ऐसे अनुष्ठानों से बाहर रखा गया।
ठीक है, इस पॉइंट को नोट करेंगे आप, कभी आपको मॉडरेट करके भी पूछा जा सकता है। पितृसत्तात्मक परिवार संरचना, महिलाओं की भूमिकाएं घरेलू कार्यों तक ही सीमित हो गई। सती प्रथा और बाल विवाह प्रचलित थे। बेटियों को दुख का स्रोत यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में भी कहा जाता था। हालांकि गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाओं ने ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। गार्गी ने दार्शनिक वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। कृषि यद्यपि आदिम प्राथमिक आजीविका पद्धति के रूप में उभरी थी, यहाँ पे पॉइंट है। शतपथ ब्राह्मण में वृक्षों को जला के साफ करना और हल आधारित कृषि के बारे में विस्तार से बताया गया है। लोहे से बने कुछ कृषि उपकरण पाए गए हैं, लेकिन लकड़ी के हल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। वैदिक काल के लोग जौ, चावल और गेहूं की खेती करते थे। गेहूं पंजाब क्षेत्र का मुख्य भोजन था। वैदिक लोगों ने गंगा यमुना दोआब में चावल का उपभोग शुरू किया। वैदिक अनुष्ठानों में गेहूं की अपेक्षा चावल का प्रयोग देखा गया है। ठीक है, ये जितने भी सारे पॉइंट है पूरी मैगजीन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से समझना है, नोट करना है। मिश्रित खेती यानी कि खेती और पशुपालन का संयोजन का अभ्यास किया जाता था। यहाँ पे नोट है। जौ यानी कि यव, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, उसको सब यहाँ पे बताया गया है, आपको ध्यान रखना है। जैसे गेहूं को यहाँ पे गोधूम कहा गया है। ठीक है, जौ का उत्पादन जारी रहा, लेकिन चावल, यहाँ पे चावल का व्रीहि शब्द यूज हुआ है, और मसूर के साथ साथ गेहूं प्राथमिक फसल बन गई। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ियां परिवहन का एक प्रचलित साधन थी। भूमि का स्वामित्व एक समुदाय के पास होता था, जिस पर विश यानी कि कबीले का अधिकार होता था। गृहपति यानी कि घर का मुखिया भूमि का स्वामी होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से विनिमय जारी रहा। निशक यानी कि एक सोने या चांदी का आभूषण था, जिसका उपयोग वस्तु विनिमय में किया जाता था। श्रेणी व्यापारियों, सौदागरों और कारीगरों का एक संघ था, जिसका नेतृत्व एक श्रेणी करता था। कराधान, ऋग्वैदिक युग के विपरीत कर और श्रद्धांजलि एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया था, मुख्य रूप से वैश्यों से, जिसे संग्रहित्री यानी कि कर संग्रहकर्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में व्यापार और विनिमय का विकास हुआ। पुरातात्विक स्थलों में पाई जाने वाली भौतिक संस्कृति से वस्तुओं और सामग्रियों के संचय का पता चलता है। ठीक है, सामग्रियों के संचलन का पता चलता है। यहाँ पे नोट है, सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अतः वस्तु विनिमय ही व्यापार का माध्यम रहा होगा। सिक्कों का प्रचलन लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद हुआ। नेक्स्ट है धातुओं का ज्ञान। लोहे का उपयोग लगभग 1200 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। इसे कृष्णा अयस, श्यामा अयस कहा जाता था, यानी कृष्णा अयस या श्यामा अयस। लगभग 1000 ईसा पूर्व तक इसका उपयोग गांधार क्षेत्र, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया जाता था। उत्खनन से लगभग 800 ईसा पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्यों द्वारा तीर और भाले जैसे लोहे के हथियारों के उपयोग का पता चलता है। ऊपरी गंगा बेसिन में जंगलों को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। वैदिक काल के अंत में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ यानी कि मिथिला क्षेत्र तक विस्तारित हुआ। तांबा, टीन, सोना, कांस्य और सीसा जैसी धातुओं का उल्लेख मिलता है। तांबे की वस्तुओं का उपयोग युद्ध और शिकार के लिए हथियार बनाने में किया जाता था। उन्हें कांच निर्माण का ज्ञान भी था, यानी कि उनको कांच का भी ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट है कला और शिल्प। इस काल में 4 मुख्य प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रचलित थे।
पहला है चित्रित धूसर मृदभांड, दूसरा है काला और लाल मृदभांड, तीसरा है काले चिकने मृदभांड यानी कि वेयर, और चौथा है लाल मृदभांड। वे पकी हुई ईंटों का उपयोग शायद ही जानते थे। उन्हें बुनाई, चमड़े के काम, मिट्टी के बर्तन और बढ़ईगिरी की जानकारी थी। कुम्हारों को संदर्भित करने वाले कुलाला और ऊन को संदर्भित करने वाले ऊर्ना सूत्र जैसे शब्द प्रचलित थे। धनुष बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले, तीर बनाने वाले, खाल तैयार करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, चिकित्सक, सुनार और ज्योतिषी ग्रंथों में उल्लिखित कुछ विशेष पेशेवर समूह भी थे। आपको सारे पॉइंट नोट करने हैं क्योंकि बुक में बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये मेन पॉइंट यहाँ पे दिए गए, तो ये पूरी मैगजीन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चिकित्सक, धोबी, शिकारी, नाविक, ज्योतिषी और रसोइया जैसे व्यवसाय उल्लेखनीय थे। वैदिक यज्ञ करने वाले भी एक प्रकार के सेवा प्रदाता थे। अथर्ववेद में अक्सर हाथी के संरक्षक के साथ हाथी का उल्लेख भी मिलता है। आपको सारे नोट करने हैं अच्छे से, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ पे अगर आप लिखते समय अगर आप 10 पॉइंट है, अगर कुछ पॉइंट याद रह जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा, आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, स्पीड में लिखना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर धार्मिक संरचना। उत्तर वैदिक काल के दौरान ऊपरी गंगा दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र था। इस क्षेत्र को कुरु पंचालों की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। इस काल में मूर्ति पूजा के उद्भव के लक्षण देखे जा सकते हैं। भौतिक जीवन में परिवर्तन के कारण देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा में भी परिवर्तन आया। ऋग्वैदिक देवताओं जैसे इंद्र और अग्नि का स्थान प्रजापति यानी कि निर्माता, विष्णु आपके रक्षक और रुद्र अनुष्ठानों के देवता ने ले लिया। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के नामों को पशुपति, सर्व, भव और बहिकास के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। विष्णु की कल्पना लोगों के रक्षक के रूप में की गई थी। विष्णु के अवतारों का कोई संदर्भ नहीं है, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है। पशु बलि के बढ़ते महत्व ने देवताओं को प्रसन्न करने में प्रार्थनाओं के महत्व को कम कर दिया। अनुष्ठानों के सही निष्पादन पर बल दिया गया। दक्षिणा देने पर जोर दिया गया। अनुष्ठान अधिक जटिल हो गए, जिस कारण अधिक संसाधनों की आवश्यकता हुई और अधिक समय लगने लगा। समस्याओं के समाधान के रूप में अनुष्ठानों और बलिदानों का सहारा लेने से यह विचार उत्पन्न हुआ कि भौतिक संपदा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यहाँ पे नोट है, उपनिषदों के विचार इस तरह के दृष्टिकोण के विरुद्ध तर्क देते हैं। उपनिषद आत्मा और अंतरात्मा को साकार करने के महत्व पर जोर देते हैं। अनुष्ठानों के इस तरह के पतन और पुजारियों की भौतिक उन्मुख प्रकृति ने असंतोष पैदा किया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विश्वासों का विकास हुआ, जिन्होंने मानव के उचित व्यवहार और अनुशासन पर बल दिया। प्रत्येक वर्ण के अपने देवता थे, जो उस समय के सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। पूषण यानी कि मवेशियों की देखभाल करने वाला शूद्रों का देवता होता था। गाय, सोना, कपड़ा और घोड़े बलि के रूप में दिए जाते थे। कभी कभी पुजारी दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों का दावा करते थे, लेकिन बलि के रूप में भूमि का अनुदान अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। अनुष्ठानों में कृषि उपज की आहुति दी जाने लगी। दान और दक्षिणा की वस्तुओं में पके हुए चावल, गेहूं का उपयोग बहुत कम किया जाता था, ये शामिल थे। तिल, जिससे पहला व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वनस्पति खाद्य तेल प्राप्त हुआ था। ये नोट करेंगे आप पॉइंट। अब उनका उपयोग अनुष्ठानों में किया जाने लगा। उत्तर वैदिक युग के अंत में विशेष रूप से पांचाल और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में पुरोहितों के वर्चस्व, पंथों और बलि प्रथाओं के खिलाफ प्रतिरोध उभरा।
नेक्स्ट है शिक्षा। इस काल में दर्शन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इस काल में दर्शन, साहित्य और विज्ञान की विधाओं का विकास हुआ। सीखने की विभिन्न शाखाएं जैसे साहित्य, व्याकरण, गणित, नीतिशास्त्र और खगोल विज्ञान विकसित हुए। वैदिक ग्रंथों का विकास और उच्चारण, व्याकरण और मौखिक प्रसारण को दिया गया। महत्व शिक्षा की वैदिक प्रणाली के हिस्से के रूप में उच्चारण और याद रखने में प्रशिक्षण का सुझाव देता है। इसी काल में उपनिषदों की रचना हुई। उन्हें वेदांत भी कहा जाता था क्योंकि वे वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में जुड़े हुए थे। शिक्षा पुरुषों तक ही सीमित थी। शिक्षक शिष्य संबंध व्यक्ति उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे जीवन के अन्य पहलू। ग्रंथों में वीणा और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है। रेशम तथा धातु, सोना और तांबे के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। कांच के मोतियों और धातु के दर्पणों का निर्माण भी देखा जा सकता है, जैसे कि हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि उनको कांच का भी ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक साहित्य। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना, जो श्रेष्ठ ज्ञान को दर्शाता है। वैदिक साहित्य में शामिल है 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण गद ग्रंथ है जो मंत्रों की व्याख्या करते हैं और यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। आरण्यक वन ग्रंथ और उपनिषद समीप बैठना ब्राह्मणों के परिष्ठ और दार्शनिक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें वेदांत या वेदों का अंत कहा जाता है। यहाँ पे सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, अपनी मौखिक परंपरा के बावजूद वेदों को अंततः संकलित किया गया। सबसे पुरानी उपलब्ध पांडुलिपि 11वीं शताब्दी की है। यहाँ पे आपको एक तरफ श्रुति दी गई है और दूसरी तरफ स्मृति। पाठ जो सुने जाते हैं या ध्यान के दौरान महान ऋषियों के ईश्वरीय रहस्योद्घाटन से उत्पन्न, ये श्रुति है। सामान्य मनुष्य द्वारा स्मरण किया जाने वाला स्मृति। इसमें 4 वेद और संहिताएं शामिल हैं और इसमें वेदों 6 वेदांग और उपवेद पर विस्तृत टिप्पणियां या व्याख्याएं हैं। यहाँ पे 4 वेद, इनको जानते हैं। ऋग्वेद यह सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणा का उल्लेख है। इसे 10 मंडलों यानी कि पुस्तकों में विभाजित किया गया है। मंडल 2 से 7 प्रारंभिक खंडों का गठन करती है। मंडल 1 और 10वां बाद में जोड़ी गई हैं। इनमें पुरुषा सूक्त को शामिल किया गया है जो 4 वर्णों की अवधारणा को समझाता है। मंडल 8 मुख्य रूप से कण्व के परिवार से संबंधित है। मंडल 9 सोम को समर्पित रचनाओं का संकलन। ठीक है, कोई नोट करने हैं। यह विभिन्न देवताओं और अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण जैसी प्राकृतिक शक्तियों को समर्पित ऋचा और प्रार्थनाओं का एक संग्रह है जिसे कवियों या ऋषियों के विभिन्न परिवारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हालांकि इसकी रचना संस्कृत में हुई है। इसमें कई मुंडारी और द्रविड़ शब्द शामिल हैं जो संभवतः हड़प्पा काल की भाषाओं के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। सामवेद संगीत पर सबसे प्रारंभिक पुस्तक। साम का अर्थ है राग, राग और रागनियां।
ठीक है। ये ऋग्वेद से प्राप्त काव्य ग्रंथ है। इसमें प्रसिद्ध ध्रुपद राग शामिल है, जिसे बाद में तानसेन ने गाया था। नेक्स्ट है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और अनुष्ठान शामिल है, जो गद्य और पद्य में रचित हैं। इसे आगे निम्न में विभाजित किया गया है: शुक्ल यजुर्वेद या श्वेत यजुर्वेद या वाजसने। केवल मंत्र शामिल है इसमें मानधेय, दीना और कड़व संस्करण शामिल है। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्र और गद्य स्पष्टीकरण या टिप्पणी दोनों शामिल है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसमें जादू, आकर्षण, शकुन, कृषि, उद्योग, शिल्प, पशुपालन, रोगों का इलाज आदि शामिल है। यहाँ पे आप ये सारा देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक तरफ वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपवेद हैं, तीसरी तरफ ब्राह्मण है, चौथी साइड आप लोगों को यहाँ पे उपनिषद दिए गए हैं, पांचवी तरफ आरण्यक दिए गए हैं, छठी तरफ मंत्र बताए गए हैं, सातवीं तरफ इनके पुजारी बताए गए हैं। ठीक है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अन्य ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध यज्ञ समारोहों के निष्पादन के नियमों का वर्णन करने से है और वेदों के ऋचाओं को परंपरागत तरीके से समझाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वेद से अनेक ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो है शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। आरण्यक, इसे वन ग्रंथ की भी कहा जाता है, जैसे हमने अभी ऊपर जाना था, क्योंकि वे मुख्य रूप से वनों में रहने वाले ऋषियों द्वारा उनके शिष्यों के लिए लिखे गए थे। ये रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित हैं और बलि का विरोध किया है। इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ये ध्यान पर जोर देते थे और अनुष्ठानों की दार्शनिक व्याख्या करते थे। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी के समीप बैठना। इनमें शिक्षकों यानी कि गुरुओं और छात्रों के बीच दार्शनिक संवाद और प्रवचन शामिल हैं। कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 सर्वाधिक प्रमुख हैं। सभी उपनिषदों में सबसे बड़े मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ये आपका यूपीएससी 2014 में पूछा गया है। छांदोग्य उपनिषद प्रथम 3 आश्रमों को संदर्भित करता है। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने सन 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसके अलावा कुछ औपनिवेशिक विद्वानों ने भी प्राचीन भारतीय साहित्य में रुचि दिखाई। जाबाल उपनिषद में 4 पुरुषार्थों, लक्ष्यों के लिए 4 आश्रमों यानी कि चरणों का उल्लेख किया गया है। यह महिलाओं और शूद्रों पर लागू नहीं था। ठीक है, ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य अर्थात धर्म, गृहस्थ जीवन और संतान के लिए यानी अर्थ और काम, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वानप्रस्थ, मुक्ति यानी मोक्ष के लिए संन्यास। नेक्स्ट है वेदांत। ये दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं जो वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों से विकसित हुई हैं। ये वेदों के अंतिम उद्देश्यों को दर्शाते हैं। ये वैदिक युग के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, बलिदानों और अनुष्ठानों की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट है वेदांग। इन्हें वेदों के अंगों के रूप में अनुवाद किया गया है, जो वेदों के उचित पाठ और समझ में सहायता करने के लिए पूरक ग्रंथों के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें श्रुति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें मानवकृत का माना जाता है। साथ ही इन्हें देवताओं द्वारा प्रकट नहीं किया गया है। इसके अलावा ये विभिन्न विचारों को व्यक्त करने और सूत्र या संक्षिप्त कथन के रूप में हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से देखना है, इनको नोट करना है। शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प। ठीक है, इनके मीनिंग यहाँ पे पूरे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका वैदिक काल के प्रयुक्त शब्द। यहाँ पे आपको प्रयुक्त शब्द बताए गए हैं एक तरफ, जो हमने अभी सारे ऊपर पढ़े थे उनका पूरा एक तरह से आप लोगों को चार्ट बना के दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो 3rd टॉपिक था वैदिक काल यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आधे से ज़्यादा आपको यहाँ पे समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये मैगज़ीन है ही ऐसी, ये मैगज़ीन बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ।
ये इम्पॉर्टेंट है। आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से हल हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़ ये आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि जो भी आने वाले वीडियो होंगे वो आप लोगों को उनकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के संग, जो हमारा कल रहेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो कल मिलेंगे हम इस नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय और आप सबको नव वर्ष की अनंत बधाइयाँ।